आज हम इकोनॉमिक्स का फिफ्थ चैप्टर पॉवर्टी पढ़ेंगे। तो पहले तो हम बेसिक समझ लेते हैं पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी मींस आप सिंपल सा समझ सकते हैं, इसको हिंदी में कह सकते हैं गरीबी, या जिसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लोग बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? पॉवर्टी कहा जाएगा। अब देखते हैं इस शब्द में कौन कौन सी चीजें हमें दी गई है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद दिया गया मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, फिर नेचर ऑफ पॉवर्टी, फिर इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके ये ये पता कर सकते हैं कि पॉवर्टी है कि नहीं है, या है तो कितनी है। उसके बाद फिर पॉइंट दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, फोर्थ पॉइंट, कॉजेज ऑफ कौन से कॉजेज होते हैं पॉवर्टी का, और लास्ट में बताया गया है मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी। ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है, पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। पॉवर्टी इज सच अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी अंडर व्हिच द वन क्लास ऑफ इकोनॉमी इज अनेबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स। ठीक है, आप इसको एक पॉवर्टी की डेफिनेशन भी मान सकते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया कि पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन, हमारी जो इकोनॉमी की एक क्लास है जिसको आप लोअर क्लास कह सकते हो, अपनी बेसिक या जो भी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट या डे टू डे रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? पॉवर्टी कहा जाएगा। In the most of developing economies where the per capita income is very low and there exists a high level of income inequality, a large portion of poor population cannot enjoy healthy life because availability of minimum basic requirements such as the nutritive food, cloth, proper housing, etc. फिर हमें बताया गया कि बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जिसमें क्या पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा लो है, या आप कह सकते हैं एकदम लोअर लेवल पे चल रही है। वहां पे इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, रिच है तो बहुत ज्यादा रिच है, और पुअर है तो एकदम लोअर लेवल के पुअर है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी हेल्थी लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे कि दी गई न्यूट्रिटिव फूड, क्लॉथ्स, प्रॉपर हाउसिंग एक्सेट्रा के बारे में बताया गया है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें तीन ही जनरली बताया जाए, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो न्यूट्रिटिव फूड तो हमारा फूड हो गया, उसके बाद क्लॉथ्स, और शेल्टर मींस आप हाउसिंग फैसिलिटी समझ सकते हैं। फिर आगे हमें बताया गया, on the other hand rich and resourceful class enjoy the high income and high standard of living। और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें जो रिच पीपल्स है, जो रिच लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही रिसोर्सफुल क्लास एंजॉय कर रहे हैं हाई इनकम के साथ। जो डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है, जिनकी इनकम बढ़, जो रिच होते हैं और भी रिच होते चले जाते हैं, और जो पुअर होते हैं वो पुअर होते चले जाते हैं। इसलिए उसी को इनकम इनइक्वालिटी के रूप में हमें बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी में क्या बताया गया, अ सिचुएशन वेयर द मेजर पोर्शन of population cannot even satisfy the minimum requirements are said to be poor। poverty हमें फिर से वही सेम डेफिनेशन जो है सिर्फ उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बताया गया है। जैसे इसमें proportion of portion of population वर्ड दे दिया गया है। सिचुएशन में मेजर पोर्शन ऑफ, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो मेजर पोर्शन है, मतलब बहुत ज्यादा लोग, हमारी पॉपुलेशन, हमारे कंट्री में जो मेजर पोर्शन है, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या नहीं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा? पुअर कहा जाएगा। और इन्हीं की इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? पुअर्टी कहा जाएगा। ठीक है, तो आप ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपको पुअर्टी की डेफिनेशन दी गई है। Many nations of the world have tried to interpret the poverty in their way, but poverty being relative concept, its meaning change with the time, with change in time, place and society। बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं वर्ल्ड में जिन्होंने पॉवर्टी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, वर्ल्ड अपने हिसाब से पॉवर्टी की डेफिनेशन देने की कोशिश की, आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या पॉवर्टी एक ऐसा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो टाइम के साथ उसकी मीनिंग में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉवर्टी को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक तो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, और दूसरा क्या बताया गया, मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। इसको नॉन इनकम पॉवर्टी भी कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, नॉन इनकम पॉवर्टी क्या होती है और ट्रेडिशनल पॉवर्टी क्या होती है, या ट्रेडिशनल मीनिंग क्या दिया गया है हमें। ठीक है, in India poverty line defined the reference
to consuming the minimum required calories or minimum consumption expenditure required to get minimum calories. But the limitation of this method is that only it only shows the situation of non-availability of food or starvation. Poverty is not only a situation of starvation. ठीक है. अब इंडिया में पोवर्टी लाइन को एक रेफरेंस के तौर पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे हमें समझाया गया है. कंज्यूमिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज. ठीक है. हम इंडिया में पोवर्टी लाइन को जस्ट फूड कैलोरीज के बेस पे क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, फूड कैलोरीज के बेस पे डिफाइन किया गया कि अगर कोई मिनिमम कैलोरीज का कंजप्शन नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज का कंजप्शन नहीं कर रहा है तो उसको बिलो पोवर्टी लाइन कहा जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो लोग जिनको प्रॉपर फूड मिल रहा है लेकिन और भी बाकी सारी फैसिलिटीज होती हैं जो हमें एक पोवर्टी को डिफाइन करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन इंडिया में जस्ट फूड मेन पॉइंट लिया गया है पोवर्टी को डिफाइन करने के लिए, इसलिए हमें बताया गया. बट इसकी ये जो हमें डेफिनेशन दी गई उसकी लिमिटेशन क्या बताई गई है, मेथड दैट द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्टारवेशन. पोवर्टी इज नॉट ओनली सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. मतलब पोवर्टी एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें सिर्फ हमें खाना ना मिले भूखे रहे. पोवर्टी हम उस सिचुएशन वो भी कह सकते हैं जैसे हमारे पास पोवर्टी को डिफाइन करने के लिए आपके पास मेनली 3 एस्पेक्ट्स हैं. कौन कौन से? फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. तीनों के इक्वल इंपॉर्टेंस है. अगर हमें प्रॉपर फूड मिल रहा है और क्लॉथिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तब भी हम पुअर, शेल्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तब भी हम क्या है, पुअर. इसलिए इसमें सिंपल सा बताया गया है कि पोवर्टी से फूड और स्टारवेशन के बारे में नहीं के बेस पे डिफाइन नहीं की जा सकती. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. In the concept of minimum required standard of living apart from the food, other necessities such as the clothing, housing, education, cleanliness or pure drinking water are also included, then only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty. ठीक है. अब जैसे कि हमें इसमें बताया गया है कि इसमें मॉडर्न, ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी के बारे में बताया गया. इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे की हेल्प से हमें समझाया गया है. अबाउट फ्रॉम फूड and other necessities, clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, then only non-income poverty has become a popular modern concept. अब फिर बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है उसको प्रॉपर फूड और अदर नेसेसिटीज जैसे कि क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीननेस और प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो उसको भी क्या, पुअर कहा जाएगा. इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन इनकम या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी कहते हैं. अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्रॉपर्ली फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, क्लीननेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीजों की फैसिलिटी प्रॉपर्ली उसके पास अवेलेबल नहीं है या वो अवेल नहीं कर पा रहा है, उसकी इनकम इतनी लो है कि वो ये सारी फैसिलिटीज तो नहीं एक्वायर कर पा रहा है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, पुअर कहा जाएगा. एक इसमें कहा गया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी में बताया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, income poverty is one of the important element of the poverty, but it only reflects a single aspect of human life. एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स में उन्होंने बताया गया है कि जो poverty एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बट इट ओनली रिफर्स, ये हमारी लाइफ का एक सिंगल एस्पेक्ट ही डिफाइन करती है. इसके बारे में ही हमें बताती है. फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन which is available to rich is never available to poor. ये तो हमें खाली पोवर्टी हमें क्या बताती है कि हमारे पास प्रॉपर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर फैसिलिटी है कि नहीं है, क्लीननेस है कि नहीं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा. लेकिन क्या हमारे पास जो पुअर लोग हैं क्या उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने चॉइस की ऑक्यूपेशन में जा सके, अपने चॉइस का काम कर सके, जो काम उन्हें अच्छा लगता है, जिस काम वो इंटरेस्टेड है वो काम कर सके? नहीं. ये सिर्फ फैसिलिटी किसके पास अवेलेबल है, रिच पीपल्स के पास. रिच पीपल्स को जो अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर उस बिजनेस में लग जाते हैं, उस ऑक्यूपेशन में लग जाते हैं. In this context, to get broader meaning of poverty, income should not be the sole measuring rod for deprivation, but other important elements of human development such as the knowledge, long and healthy life, good standard of living, individual freedom, availability of opportunities, and a life with the choices and self-respect should be also considered. अब बताया कि इसमें जो खाली यही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम इसका पोवर्टी का एक ब्रॉडर अगर मीनिंग निकालने जाए, उसको एक ब्रॉडर सेंस से देखने जाए, समझने जाए तो क्या हो सकता है कि खाली इनकम ही मेजरिंग रॉड नहीं बन सकता. अगर हमारी इनकम अच्छी है
तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पुअर नहीं, या हम पुअर्टी की सिचुएशन में नहीं जी रहे हैं। पुअर्टी में और क्या क्या ध्यान दिया जाता है, जैसे कौन कौन से एलिमेंट को इंक्लूड किया जा सकता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम अच्छी है तो ये मतलब नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से क्वालिटी चीज का डेवलपमेंट? नॉलेज का, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। इन सारी चीजों को अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हम गोआर्डी को समझें तो हमें इन सारी चीजों को भी क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखते हैं क्या दिया गया है। UNDP development report of SDI, Human Development Index, and SPI included three important parameters, namely knowledge, health, and standard of living. जब SDI और SPI अपने रिपोर्ट्स बना रहे थे तो उन्होंने पोवर्टी को डिफाइन करने के तीन पैरामीटर्स को इंक्लूड किया। कौन कौन सा? भी ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, अगर एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है कौन कौन से तीन पैरामीटर्स थे जिनको SDI ने रिपोर्ट्स तैयार करते टाइम इंक्लूड किया था। थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से? नॉलेज, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब नॉलेज के हेल्प से क्या समझते हैं? लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेशियो। हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम किसके हेल्प से समझ सकते हैं? हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या समझ सकते हैं? पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन कंसीडर। इन सारी चीजों को हम समझ सकते हैं, इसलिए इन तीन चीजों को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। नॉलेज में हमने क्या समझा था? लिटरेसी एंड रेट ऑफ एनरोलमेंट रेशियो। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज, अगर हम प्रॉपर लिटरेट है, हम पढ़ने की, अगर हम पढ़ पा रहे हैं, अपना नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, इससे भी क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। हेल्थी लाइफ जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, इससे भी क्या होगा? हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि फूड क्लॉथिंग, शेल्टर फैसिलिटीज, प्योर वाटर एंड अदर जो भी हमारे बेसिक नेसेसिटीज है वो तो फुलफिल हो ही पा रही है, ऊपर से हम कुछ लग्जरियस गुड्स को भी क्या कर पा रहे हैं? एक्वायर कर पा रहे हैं। और अपनी, आप ये नहीं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं, उसको भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूव कर सकते हैं उसको, इससे समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा गया? पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन का इज कंसीडर। पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन से आप समझ सकते हैं इन द सेंस कि घर में अगर जितने भी लोग 18 ईयर्स से अप है वो कितना इनकम कर रहे हैं, कितनी इनकम उनकी हो रही है जिसकी हेल्प से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर पा रहे हैं, उसको बताया गया है। फिर आगे नेचर ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ पॉवर्टी में दो पॉवर्टी को डिफाइन किया गया, दो पॉवर्टी में बांटा गया नेचर को, क्या? एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। आप समझिएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, दोनों में बहुत मेन डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। चलिए पहले हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में समझेंगे। पहले हम सिंपल से समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस आप समझ सकते हैं रियल पॉवर्टी। क्या? रियल पॉवर्टी, जिसमें जो भी पर्टिकुलर पीपल्स हैं वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। पॉपुलेशन हैविंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर। तो पहले में इसमें पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन दी गई है। क्या बताया गया है? द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई। अब मिनिमम एक्सपेंडिचर मतलब हमें जितने भी, हमारा जो मिनिमम एक्सपेंडिचर हो सकता है या मिनिमम इनकम हो सकती है हमारी बेसिक नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए, और हमें हमारी सर्विसेज को पाने के लिए, अगर वो नहीं हो रही, हमारे जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है वो हम नहीं एक्सपेंस कर पा रहे हैं, हमारी जो मिनिमम इनकम हो सकती है वो हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्या कहा जाएगा? हम पॉवर्टी लाइन के बिलो है। और पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आती है उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट पुअर कहा जाता है। ये उसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम कंप्लीटली पुअर कह सकते हैं। ऐसे लोग जो अपने बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी इनकम लेस देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उनको क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट पुअर कहा जाएगा, जो कि बिलो पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग जी रहे हैं। और ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाएगा, ठीक है, जिसको आप रियल पॉवर्टी के नाम से भी समझ सकते हैं। फिर हमें पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया गया। टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, द मिनिमम कंजप्शन expenditure required to fulfill the physical amount of cereal, pulses, milk, butter
एक्सेट्रा। इस पॉवर्टी लाइन जो ऊपर डेफिनेशन दी गई वो भी इजी है और ये नीचे वाली भी दी गई, आप दोनों से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन हमें पॉवर्टी लाइन की यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे दी गई, दोनों से आप समझ सकते हैं। हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझने के लिए सबसे पहले तो पॉवर्टी लाइन समझना पड़ेगा। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, जनरली 2 मार्क में पूछी जाती है, आप याद रखिएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से एकदम मगअप कर लीजिएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉवर्टी लाइन को समझते हैं, एक बार फिर से पॉवर्टी लाइन के बारे में समझ सकते हैं। अगर हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल को समझना है, उसको जानना है, हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें पॉवर्टी लाइन को समझना पड़ेगा। तो पॉवर्टी लाइन को हम सिंपल से समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर या मिनिमम इनकम जो होती है वो अगर हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम एक्सपेंडिचर अपना एक्सपेंस नहीं कर पा रहे हैं, और मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ सीरियल, पल्सेस, मिल्क, बटर एक्सेट्रा शुड बी स्टडीड। बताएंगे अगर जो भी हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर है या मिनिमम इनकम है, हम अर्न या एक्सपेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये कहा जाएगा हम पॉवर्टी लाइन के बिलो होंगे, या हम पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, जिसको बीपीएल का कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया गया है कि कब कब कौन कौन सी पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई थी, कितना हमारा जो कंजप्शन था कैलोरीज का वो कब कितना था, कितने डिसाइड किया गया था। जैसे मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च डिसाइडेड दैट द रूरल एरियाज ऑफ पर डे, जो रूरल एरियाज है उसमें 2400 कैलोरीज को डिसाइड किया गया था पर डे। एक पर्सन तो कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, एक पर्सन को 2400 कैलोरीज मिनिमम मिलनी ही चाहिए। एंड अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर डे डिफाइन किया गया था। This method was accepted by Planning Commission 1969 and taking 1961 price as a base year of 20 per capita. 20 per capita per month was decided as per the measuring rod of for poverty. अब 1969 में जब इनिशियल टाइम पे जब प्लानिंग हो रही थी, तब ये डिसाइड किया गया था कि रूरल एरिया जो है वहाँ पे 2400 कैलोरीज पर पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज पर पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उस टाइम पे पर कैपिटा 20 रुपीस पर कैपिटा पर मंथ के हिसाब से डिसाइड किया गया था एज मेजरिंग रॉड फॉर पॉवर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब करेंटली क्या है, करंट में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब पुराने डेटास दिए गए हैं, जैसे मेथड ऑफ डांडेकर एंड दत्त, डांडेकर एंड दत्त फॉर रूरल एरियाज, ये भी एक पुराना मेथड जो 1960 टू 1961 में अडॉप्ट किया गया था। उस समय पर मंथ की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 50 रुपीज थी। उस टाइम मनी की जो हमारी रुपीज है उसकी वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आज के जो एटलीस्ट आप समझ सकते हैं आज के जो 1500 या 1500 नहीं कह सकते, आज के 9-10 हजार रुपीज को हम उस समय के 15 रुपए से कंपेयर कर सकते हैं, 15 रुपए से कंपेयर कर सकते हैं। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, एवरेज नहीं है कि मतलब आज के उस रुपए आज के 8-9 हजार रुपए आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए उस टाइम ऐड किया गया था 50 रुपीज पर मंथ पॉवर्टी लाइन के मेजरिंग डिसाइड किया था। किसने डिसाइड किया, डांडेकर एंड दत्त फॉर रूरल एरियाज के लिए डिसाइड किया था। रूरल एरियाज मतलब आप समझ सकते हैं गांव देहात के एरियाज, ठीक है। तो इसमें बताया गया 22.50 पर कैपिटा पर मंथ किसके लिए, अर्बन एरियाज के लिए डिसाइड किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा आपके किसी काम का नहीं है, जनरली कभी पूछा जाता नहीं है। जो करंट का डेटा होगा वही आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2011 एंड 12 का डेटा दिया हुआ है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये इसको स्टार मार्क भी कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी। The new method in the year 2011-12 per capita monthly consumption expenditure for rural areas rupees 860, for urban areas 1000 was decided as poverty line per person। अगर कोई पर पर्सन का एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में कितना 816 रुपीज है और अर्बन एरियाज में कितना 1000 रुपीज है, तो हम क्या कह सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको पॉवर्टी लाइन एज ए पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया गया था। अगर 816 के नीचे किसी का एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में, तो क्या होगा, वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। इसको हम पॉवर्टी लाइन समझ सकते हैं। अगर इससे नीचे है तो क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन,
और इसके ऊपर ऊपर तो क्या कह सकते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, एपीएल कह सकते हैं। और वैसे अर्बन एरियाज में हमें 1000 दिया गया था, ठीक है। तो अगर अर्बन एरियाज में क्या है, अगर किसी का एक्सपेंडिचर क्या अगर 1000 से नीचे है तो क्या कहा जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा, और 1000 से ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं हम। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। इन द 68th राउंड ऑफ एनएसएसओ, अब एनएसएसओ का फुल फॉर्म भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में 1 मार्क पर एज एमसीक्यू। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2011-12 using per joint family expenditure Tendulkar committee estimated that in India in the year 2004 and 5 the measurement of absolute poverty was 37.2%। measurement of absolute poverty कितना था 2004 और 5 में 37.2% में reduced to 21.9% a year। पहले पॉवर्टी कितनी थी 37% थी, अब अप्रॉक्स 37% मान सकते हैं, और जो कि अब क्या हो गई है अप्रॉक्स 22% हो गई है, ठीक है। उसी का कंपैरिजन इस चार्ट के थ्रू हमें समझाया गया है, जैसे रूरल एरियाज में 2004 और 5 में 41% थी, 42% आप कह सकते हैं। अर्बन एरियाज में क्या थी 25.7 थी, अब क्या हो गई 2011-12 में 13.7 हो गई है, और रूरल एरियाज में क्या हो गई है 25.7 हो गई। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पॉवर्टी धीरे धीरे हमारी कंट्री डेवलप हो रही है और पॉवर्टी जो है कम होती चली जा रही है, लेकिन स्टिल भी 25% पॉपुलेशन हमारी पुअर है, ये भी अभी भी एक पॉवर्टी गंभीर समस्या है। 25% आप समझ सकते हैं अप्रॉक्स, अगर हम पॉपुलेशन अभी करंटली 141-142 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई, तो अगर उसका 25% हम निकालने जाए तो क्या हो जा रहा है अप्रॉक्स 35 करोड़ लोग क्या है पुअर है हमारी कंट्री में। अप्रॉक्स कितना 35 करोड़ लोग अभी भी पुअर है हमारी कंट्री में। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों को मिला के बताया जा सकता है, ठीक है। अगर दोनों का एक साथ एवरेज निकाले तो आप समझ सकते हैं 30 करोड़ लोग आज भी पुअर है हमारी कंट्री में, 30 करोड़ लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं जिनके पास बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड पॉवर्टी इन इंडिया। अब स्टेट वाइज पॉवर्टी के बारे में बताया गया है, कौन से स्टेट में कितनी पॉवर्टी है और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है। चलिए देखते हैं। तो पहले बताया गया बिलो 10%, मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे बहुत कम पॉवर्टी है, जैसे कि गोवा है, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। फिर 10 to 20% में कौन कौन से स्टेट आते हैं जिसमें 10% से 20% लोग पुअर हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। अब 20 to 30% लोग कौन कौन से एरियाज में पुअर है, कौन कौन से स्टेट में 20 to 30% लोग पुअर है, क्या है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद 30 to 40%, या आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग पुअर है। मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आप इसको पुअर स्टेट्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि कौन राइट द नेम ऑफ एनी टू पुअर स्टेट, तो आप इनमें से किसी का नाम लिख सकते हैं, या कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है तो एक बार एग्जाम के टाइम पे आप इसको जस्ट रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसी ग्राफ को हमें वर्ड्स में समझाया गया, ठीक है। आगे इसमें बताया गया हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी क्या है हमारे कंट्री में, कौन से स्टेट पे है छत्तीसगढ़, विच इज 39.93। छत्तीसगढ़ में 39.93% लोग जो है वो पुअर है, और सबसे पुअर स्टेट छत्तीसगढ़ को कंसीडर किया गया है। और गोवा को सबसे लेस पुअर, लोएस्ट पॉवर्टी कहाँ है, गोवा में है 5.09। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। In the concept of absolute poverty, the minimum consumption expenditure is required to satisfy the minimum needs is taken consideration. But the concept of relative poverty,
अब पहले हम इसको सिंपल से समझ लेते हैं, उसके बाद आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है उसमें किसी पर्सन को रिलेट करके पूरा कंसीडर किया जाता है। जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या समझ सकते हैं, जैसे अंबानी है, ठीक है, अंबानी जी हैं, उनकी इनकम और हमारी इनकम, किसी भी पर्सन ए मान लेते हैं, भले वो अच्छे से एक मिडिल क्लास पर्सन है, ये आराम से अपने डेली एक्सपेंसेस को और डेली इनकम को प्रॉपर्ली अर्न कर रहा है, प्रॉपर्ली एक्सपेंस कर सकता है, एक हेल्थी लाइफ जी रहा है, अच्छे से जी रहा है, एक मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है, एमसीपी लिख देते हैं, मिडिल क्लास पर्सन। तो आप देख सकते हैं अंबानी का अगर उसका कंपैरिजन अंबानी से किया जाए तो वो क्या है, बहुत पुअर है। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। मतलब अगर हम किसी से रिलेट करके देखते हैं कि क्या है, हम बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा पूरा है, अगर आप समझ सकते हैं अंबानी जी की इनकम कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसकी इनकम जो मिडिल एक कोई पर्टिकुलर मिडिल क्लास पीपल है उनकी इनकम क्या होगी। अगर अंबानी जी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप देख सकते हैं 0.01% निकलेगी, किसकी इनकम 10% है उनकी। तो अगर हम कंसीडर करें कि हम वो मिडिल क्लास पर्सन को भी क्या पॉवर्टी के हिसाब से मेजर किया जा रहा था, जो मिडिल क्लास पर्सन है वो भी बहुत ज्यादा पुअर है, किससे, एज कंपेयर टू अंबानी जी, ठीक है। अब एक बार इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। टू स्टडी रिलेटिव पॉवर्टी, सोसाइटी डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप इनकम ग्रुप्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टडी रिलेटिव पॉवर्टी एग्जिबिट द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी अमंग द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं हमें एक डेफिनेशन मिल जाती है किसकी, रिलेटिव पॉवर्टी का, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रिलेटिव पॉवर्टी एग्जिबिट द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी अमंग द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। जैसे हाई क्लास के पीपल है, उनकी इनकम किससे ज्यादा होगी, वो किससे, मिडिल क्लास के पीपल से ज्यादा होगी और लोअर क्लास के पीपल से ज्यादा होगी। तो अगर हम कंसीडर करने जाएं तो जो मिडिल क्लास है वो भी एज कंपेयर टू हाई क्लास पीपल क्या है, पुअर है, और जो लोअर क्लास पीपल्स है वो दोनों से ही पुअर है। इन जैसे कि हाई क्लास पीपल और मिडिल क्लास पीपल दोनों से कंसीडर किया जाएगा पुअर। ऐसे इनकम से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कंपेयर करते हैं कि मुझसे पुअर है कि नहीं है। इसमें एक्चुअल पॉवर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। जैसे आपसे जो हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव पॉवर्टी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे हमें टेबल के थ्रू समझाया गया, क्या समझाया गया, अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए पहले। हाँ, instead of studying the concept of poverty and poverty line, relative poverty or unequal distribution of income should be considered, ठीक है। इसमें हमें बताया गया है कि जो हमारे इंडिया है उसमें रैपिड डेवलपिंग वो एक रैपिड डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमें क्या करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी लाइन को समझने से पहले क्या करना चाहिए, रिलेटिव पॉवर्टी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाहिए, और उसको ध्यान में रख के हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि पॉवर्टी जो भी हमारी कंट्री में पॉवर्टी है वो कम हो सकती है या एकदम से ही पॉवर्टी खत्म हो सकती है। अगर इक्वल इनकम होगा तो सभी लोग के पास इक्वल इनकम होगी और सभी लोग प्रॉपर एक हेल्थी लाइफ जी सकेंगे। तो रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ही कहीं नहीं आएगा। तो हम एक रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से अगर उस टाइम रिलेट करेंगे तो सभी लोग क्या होंगे, इक्वल पे होंगे और सभी लोग क्या होंगे, रिच होंगे। लेकिन अगर करेंटली हम कंसीडर करते हैं, अगर हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं जिसकी इनकम हमसे ज्यादा है, तो हम उसके कंपैरिजन में क्या रिलेटिवली पुअर है, समझ सकते हैं। जैसे इसमें हमें एक टेबल के थ्रू समझाया गया है, ठीक है, पहले इरेज कर लेते हैं इसको। अब टेबल में क्या दिया गया है, ग्रुप 1 के बारे में बताया, ग्रुप 1 की इनकम क्या है 30,000, ग्रुप 2 की क्या है 30 to 1 लाख, ग्रुप 3 की 1 to 3, ठीक है, ऐसे करके दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुप 1 है वो एज कंपेयर टू ग्रुप 2 क्या है, पुअर है। ग्रुप 3 क्या, ग्रुप 3 जो है वो एज कंपेयर टू ग्रुप 2 क्या है, रिच है। या ग्रुप आप देख सकते हो ग्रुप 2 जो है एज कंपेयर टू ग्रुप 3 क्या है, पुअर है। ग्रुप 3 एज कंपेयर टू ग्रुप 4 क्या है, पुअर है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि अगर रिलेटिव पॉवर्टी हमें कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे हम अपना कंपैरिजन क्या करेंगे, दूसरे से करेंगे जिसके इनकम हमसे ज्यादा हो, ठीक है। इनका ये समझ सकते हैं आप, जो रिलेटिव पॉवर्टी है उसको इनकम बेस पे कंसीडर किया जाता है कि अगर हम हमसे किसी की इनकम, जैसे हमारी इनकम आप अप्रोक्स मान सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान की इनकम क्या 30,000, तो
अगर कंसीडर किया जाए कि अगर वो अपने आप को कंपेयर करता है किससे, ग्रुप 5 से, जो ग्रुप ए है वो ग्रुप 5 से कंसीडर करता है, तो वो बहुत ज्यादा पूरा है किससे, ग्रुप 5 से, क्योंकि उसकी इनकम क्या है 30,000, ग्रुप 5 की इनकम क्या है 10 लाख एंड एवर। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट क्या है, इस पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी में कौन कौन से इंडिकेटर्स के बारे में हमें बताया गया है, कौन कौन से इंडिकेटर्स उनके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, पहला इंडिकेटर हमें दिया गया है पर कैपिटा एंड हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम कैसे समझ सकते हैं। हमें बताया गया पर the house per capita household expenditure is the amount of income a family spends on an average consumption goods of services। अब ये जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें हमें सिंपल सा बताया गया है कि पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और इनकम क्या है। एक जो पर्टिकुलर एक फैमिली है वो कितने रुपीस, मतलब पूरी फैमिली मिलकर कितने रुपीस अपना एक्सपेंस कर रही है अपना मतलब डे टू डे लाइफ में, या मंथली कितने रुपीस वो एक्सपेंड कर देती है अपने खर्चे जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जैसे उसी के बारे में हमें बताया गया इट इज अब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एक बार वो देख लेते हैं पहले। इट इज कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो the nation's total spending on such goods is divided by the total population to calculate this। अब जो per capita household consumption expenditure है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो किसी भी नेशन की जो टोटल स्पेंडिंग्स होती है उसको ऑन सच गुड्स, कौन कौन से गुड्स, जैसे जो आप समझ सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार्स, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इनकी इन सब चीजों पे जो भी खर्च किया गया होता है एक पूरी कंट्री का टोटल करते हैं पहले इन सब चीजों, जैसे कंट्री में जितने भी लोग हों उन लोगों ने मिलकर इन सब चीजों पर कितना खर्च किया उसका टोटल करके हम उस कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन मिल जाता है। उसी के बारे में हमें एक चार्ट दिया गया है उसको समझ सकते हैं। जैसे यूएस में कितने हैं, ये सब डॉलर्स में बताया गया, आप ध्यान दीजिएगा ये सब किस में बताया गया है रुपी। अगर वो कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर लीजिएगा इन सब चीजों को रुपीस में। जैसे कि यूएस डॉलर, यूएस में कितना है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में कितना है हाउस होल्ड पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 31,469 रुपीस सॉरी डॉलर्स में है। फिर यूके में है 25,000, जापान में 22, पाकिस्तान में 603, चाइना में 420 एंड इंडिया में 725 डॉलर्स है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में अभी भी बहुत कम जो हमारी कंट्री में लोग हैं एक बहुत कम डेवलप हुए हैं, बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, अभी बहुत सारे लोग जो है वो बहुत पॉवर्टी में जी रहे हैं। आप इसी के कंपैरिजन से समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा रिच लोग कौन कहे जा सकते हैं, सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड लोग कौन कहे जा सकते हैं, यूएस के लोग कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका, यूएस का है। तो इस बेस पे भी पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी में का एक पॉइंट है। इस हिसाब से ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारी कंट्री है अभी भी बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है, अभी भी हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और ये पॉइंट बहुत कम एग्जाम से पूछा जा सकता है, आप इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा वही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन की हेल्प से भी हम क्या समझ सकते हैं कि पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन सच अ सिचुएशन in which a food taken by individual lacks the calories, protein, carbohydrate, vitamin and minerals। माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी गई, माल न्यूट्रिशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई इंडिविजुअल जो भी फूड इंटेक कर रहा है, जो भी फूड कंज्यूम कर रहा है उसमें क्या है, कैलोरीज और प्रोटीन और कैलोरीज की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर उसकी हेल्थ मैनेज नहीं हो पा रही है, प्रॉपरली उसका हेल्थ डेवलप नहीं हो पा रही है, उसकी बॉडी में कम, ये आप समझ सकते हो बॉडी में माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन क्रिएट हो रही है।
ठीक है। In India, in spite of increase in agriculture production, people with a low income unable to get nutritive food because of the low per capita income and the unequal distribution of the income. अब जैसे कि इंडिया के बारे में बताया गया है, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल्स है, जो गरीब लोग हैं, वो न्यूट्रिटिव फूड्स को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत लोअर है, और इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तब माल न्यूट्रिशन को भी हम एज ए मेजरिंग रॉड समझ सकते हैं, ठीक है, किसके लिए? पॉवर्टी के लिए। तो उसी का डेटा दिया गया है, हमें नेक्स्ट एक टेबल बना के डेटा कि टोटल मालनरिश्ड पीपल कितने हैं। मालनरिश्ड पीपल का सिंपल सा समझ, जो प्रॉपर टाइम टू टाइम फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर्ली फूड नहीं मिल रहा प्रॉपर, जैसे कुछ लोग अभी भी इतने, कुछ लोग इंडिया में बहुत ज्यादा ही पूरे, जैसे कुछ लोग हैं तो उनको अगर सुबह खाना मिल गया है, सुबह फूड मिल गया है, तो क्या शाम को फूड कंज्यूम करने की उनकी कंडीशन नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते कि शाम को फिर से फूड कंज्यूम कर सके, जिनको आप कह सकते हैं डे टू डे कमाने वाले लोग, ठीक है, जिस दिन उनकी इनकम हुई उस दिन उन्होंने फूड कंज्यूम किया, अगर नहीं किसी दिन नहीं भी हुई तो उन्होंने फूड कंज्यूम नहीं किया, ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? malnourished पीपल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें टेबल जो दिया गया उसमें बताया गया है कि पहले कितने परसेंट लोग malnourished थे और अब कितने परसेंट लोग malnourished है। जैसे कि आपको करंट डेटा याद रखना है कि अगर पूछा जाता है कि 2015 एमसीक्यू में जनरली पूछा जा सकता है कि करंटली 2015 में कितने परसेंट लोग malnourished थे, ठीक है। बाकी डेटा जस्ट नॉलेज के लिए दिया गया है आपको, ठीक है। तो आप ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, बाकी डेटा आप वैसे ही बिना कन्फ्यूज छोड़ सकते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ करंट आपको इस चैप्टर में जितने भी डेटा दिए गए उसको आपको सिर्फ करंट डेटा याद करना है उसमें से, ठीक है। अब उसी को पैराग्राफ के फॉर्म में समझाया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी, ठीक है। अब हम पॉवर्टी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी के रेट से भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको पढ़े। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस दैट हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एन एवरेज। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हमें यहाँ पे मीनिंग दी गई है, क्या दी गई है? कोई भी अगर पर्टिकुलर एक बेबी बॉर्न होता है तो अपनी एवरेज लाइफ कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ जीता है, कितने सालों तक वो जीता है, उसे क्या कहा जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में न्यूट्रिटिव फूड कितना अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, ठीक है, क्लीननेस क्लीननेस फैसिलिटीज क्या है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, सर्विस है कि नहीं। इसके हेल्प से भी हम समझ सकते हैं, पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग पुअर लोग जो हैं ऑफ सच फैसिलिटीज सो दे हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो पुअर लोग होते हैं, जो प्योर पीपल्स होते हैं, उनके पास ये सब फैसिलिटीज नहीं होती, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? कम हो सकती है। इसके हेल्प से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इन्फेर्टिलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में बताया गया, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, आप मान सकते हैं कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसमें अगर 1000 इन्फेंट से आप कह सकते हैं छोटे बच्चे बॉर्न हुए हैं, तो उसमें से कितने बच्चे एक साल के अंदर जिनकी डेथ हो जा रही है, और या कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा जी रहे हैं। एक साल के अंदर जिन बच्चों की डेथ हो जा रही है उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कंसीडर करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चे अगर बॉर्न हुए हैं तो उसमें से कितने बच्चे जो है एक साल से कम जी रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। सेम ये थी जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसी की तरह इससे भी हमें क्या पता चलता है कि जो प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, मदर्स एजुकेशन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। जो पुअर पीपल्स होते हैं वो ये सब फैसिलिटीज प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पाते, अवेल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होती है उनके उनमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी तरह हम इसी को एज एक इंडिकेटर या मेजरिंग रॉड मान सकते हैं पॉवर्टी का, ठीक है। उसी का डेटा दिया गया है, जस्ट आपको क्या करना है? जस्ट करंट डेटा आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। करंट डेटा में से ही जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पे करंट डेटा इंडिया का क्या दिया गया है?
68, ठीक है, और 39, ठीक है। आप इसको एक बार मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, आप भी कर लीजिएगा, तो आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इससे, ठीक है। जैसे कंट्रीज, कुछ कंट्रीज का कंपैरिजन किया गया है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया में क्या है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, 68 ईयर्स है, और इन्फेंट मोर्टालिटी कितनी है, 39,000 आउट ऑफ 39 बच्चे क्या होते हैं, बॉर्न के 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। और जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 81.6 से आप अप्रॉक्स 82 ईयर्स मान सकते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी क्या है, 2 है, मतलब 1000 में से ओनली 2 ही बच्चे हैं जो जिनकी डेथ हो जा रही है 1 साल से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मेडिकल फैसिलिटीज को समझते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। जो पुअर पीपल्स है वो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिटिव फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उसी के बारे में बताएंगे। जैसे फिर हमें एक इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है, इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी 6,000 पीपल 1 डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर। अब आप समझ सकते हैं, हर 6,000 जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें 6,000 पीपल्स के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल है, whereas among the developed one people's 1 डॉक्टर सर्विस इज अवेलेबल। आप देख सकते हैं जैसे हमारी कंट्री, इसमें यहाँ पर्टिकुलर कंट्री का डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर आपको पूछा जाए कि डेवलपिंग कंट्रीज में कितने 6,000 की पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप कह सकते हैं 1 डॉक्टर, या आपको पूछा जाए 1 डॉक्टर कितने पीपल्स के लिए अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्रीज में, आप 6,000 पॉपुलेशन 6,000 पीपल्स देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, ये 6,000 है ये पॉपुलेशन है, और यहाँ पे 350 की पॉपुलेशन है, ठीक है, पर डॉक्टर। तो आप देख सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज उनमें मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, प्रॉपर वहाँ के लोग प्रॉपरली मेडिकल फैसिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं, प्रॉपरली मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर हम हमारी एक हेल्थी लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या, ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। अब कुछ डेटा दिया गया हमारी कंट्री का, ठीक है। अब जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्लीननेस को भी, हमारी कंट्री में जो क्लीननेस है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, उसको भी दर्शाता है। जैसे 2011 के सेंसस रिपोर्ट में इंडिया में 63.3% फैमिलीज को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, यानी आप समझ सकते हैं अप्रॉक्स 37% जो लोग हैं वो अभी भी इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारी बीमारियां हो रही है। फैमिलीज गेट अनट्रीटेड टैप वाटर 26%। जो ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अनट्रीटेड टैप वाटर मतलब जो म्युनिसिपैलिटी का पानी जो या अलग कहीं से भी पानी अवेल कर रहे हो, ऐसे 26% लोग हैं। और 8.67% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, वाटर टू ट्रीटेड सोर्स। ट्रीटेड सोर्स मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां ऐसा सोर्स जहां से मतलब तो प्योर तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन प्योर से थोड़ा कम, मतलब फिर भी पीने लायक पानी मिल रहा है। लेकिन 26% लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉपरली पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने फिर हमें बताया गया है such as the 26% of people get from the other sources such as well hand pump, tube well, spring, river, canal, ponds. In the absence of pure drinking water, polluted water increase the chances of having the waterborne diseases and hence the main problem of more severe poverty more severe। फिर बताया गया कि जो 26% लोग हैं वो मतलब जैसे हैंडपंप है, ट्यूबवेल्स है, स्प्रिंग्स है। हैंडपंप और हैंडपंप के वाटर को हम इम्प्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर उसको फिल्टर किया जाए तो उसमें हैंडपंप के वाटर में जो वेल के हैं जो कुएं हैं उनकी पानी में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज पाई जाती है। अगर हम उनको ड्रिंक कर रहे हैं तो हमें प्योरीफाई करके पीना चाहिए। वाटर है, कैनाल्स है, इनमें तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको भी रिलीज किया जाता है। तो कैनाल्स और रिवर्स का जो पानी है वो बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या
जो अगर प्योर ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स का, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स के लिए हमसे ये भी एक इंडिकेटर है क्या, किस चीज का, पॉवर्टी का। ठीक है, इसमें जस्ट आपको डेटा दिया गया। अगर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में पूछा जाता है तो आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अभी तक हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हेडिंग डाल के उसके बारे में 1-2 लाइन लिख के आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज, आप करंट ईयर का डेटा याद कर लीजिएगा। हर पॉइंट में, जैसे प्रोविजन ऑफ टॉयलेट है, इसमें करंट ईयर का क्या डेटा है उसको देखते हुए आपको मतलब पहले तो मीनिंग लिखिए, उसके बाद करंट ईयर का डेटा लिख दीजिए। इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए, अगर 5 मार्क में पूछा जाता है तब भी। ठीक है, ऐसा करके आपका जो क्वेश्चन है अबाउट 1 या 1.5 पेज का हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पे डेटा दिया गया, किस चीज का डेटा दिया, टॉयलेट्स का डेटा दिया गया, क्या टोटल फैमिलीज कितनी है, 100% टोटल फैसिलिटी विद इन अ हाउस, टोटल टॉयलेट फैसिलिटीज विद इन हाउस कितनी है, 66%। हाउस विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज कितनी है, 34%। 34% ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, जिनके पास टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हाउसिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब हाउसिंग फैसिलिटी के बारे में समझते हैं। हाउसिंग फैसिलिटी का आप सिंपल से समझ सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके जिनके रहने के लिए प्रॉपर उनके पास हाउसेस हैं या प्रॉपर सेंटर में वो लोग रह रहे हैं। ठीक है, वन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इज आल्सो हाउसिंग फैसिलिटी एंड इट्स नेचर। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी, पीपल स्लम्स। और जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी की कमी होती है। बहुत सारे वहाँ पे उस कंट्री में बहुत सारे, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर्टी हटमेंट्स या स्लम एरियाज में रह रहे हैं। इसलिए दिस इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एग्जिटिंग पॉवर्टी। इसलिए इसको एज ए मेजरमेंट या एज ए इंडिकेटर भी यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, फिर हमें यहाँ पे डेटा दिया होगा 60 crores people have gambling which are dangerous for their health and risky for their lives। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में दिया गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी कंडीशन क्या है। आप ये समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे विलेज एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, वहाँ के लोग आज भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका एक मेजर रीजन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज हो सकती है। increase the production of country, quality of life of the people, electricity is imperative। अगर किसी भी कंट्री के लोगों जो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या पहले तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेल करनी होगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं भी जाते हैं ना, घर में आते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, पहले लाइट ऑन करनी पड़ती है, फिर पंखे में बैठने की आदत पड़ गई। तो वैसे भी अगर किसी भी चीज का, अगर कहीं कोई फैक्ट्री चलाएं तो जो मशीन है वो किसकी हेल्प से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है। तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रॉपर एक हेल्थी लाइफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक नेसेसिटी बन गई है आज के टाइम पे हमारी। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हम समझते हैं, एजुकेशन से हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो अगर हमारी कंट्री के लोग एजुकेटेड है तो वो कैसे ना कैसे करके अपनी इनकम जनरेट कर ही लेंगे। ठीक है, कोई ना कोई काम करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं क्या बताया गया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, द पीपल एज अबव 15 इयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट आर लिटरेट। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है जो भी 15 ईयर से अबव है, जो भी लोग 15 ईयर से अबव है और वो कोई भी अपनी एक लैंग्वेज लिख के और पढ़ पाते हैं, उनको लिटरेट समझा जाएगा। और रेस्ट ऑफ द पीपल को क्या कहा जाएगा, इलिटरेट। और जो इलिटरेट से मोस्टली क्या है, पुअर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था, कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा एडल्ट जो 15 साल से ऊपर है और कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ना या लिखना जानता है, वो क्या है, लिटरेट है। और कोई भी जो भी 15 साल से ऊपर और कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसको इलिटरेट माना जाएगा। ठीक है, फिर हमें कुछ डेटा दिए गए, आप एक बार डेटा से गो थ्रू, ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसे आप इंडिया का डेटा याद कर लीजिएगा। इंडिया इट वाज 74.7, इंडिया में 74.4% लोग क्या है, लिटरेट है।
ठीक है, इंडिया का डेटा दिया गया, इंडिया से आपको इंडिया के डेटा को आप याद रखिएगा, बाकी कंट्रीज का डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रिच भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुअर भी पर्सन है, बहुत सारे पुअर लोग हैं। जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है। ठीक है, अब समझते हैं। आफ्टर 91 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड शार्पली इन इंडिया, बट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, larger reduction in poverty is not produced with the increase in income inequality. One hand we see rich class of people with a high standard of living enjoying the good facilities, and on the other hand we low income living slums depend on the necessity like food, education and health. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिंपल से समझ सकते हैं। एक साइड हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रॉपरली रिच लाइफ जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारी कंट्री में जिनके पास बेसिक उनकी नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए भी मनी नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने लायक वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उनके ना उनके पास फूड की फैसिलिटीज है, प्रॉपरली वो फूड गेन कर पा रहे हैं, या एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रॉपरली उनके लिए अवेलेबल नहीं है। उसी डेटा को टेबल के थ्रू में समझाया गया। टेबल में आप देख सकते हैं इंडिया में 1998 में 9% लोग the share of actual national income in top 1% rich class, जो हमारी कंट्री में टॉप 1% रिच क्लास लोग थे, उनकी शेयर ऑफ नेशनल इनकम कितनी थी, वो कितने परसेंट अपनी इनकम, उनकी कितनी इनकम है जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रही है। इंडिया का डेटा दिया गया 9% रिच, 1% लोगों में से 1% टॉप रिच लोग हैं, उनमें वो लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 9% इंडिया की नेशनल इनकम में हिस्सेदारी दे रहे हैं। और 2012 में बढ़ के क्या हो गया था, 12.6%। वो लोग क्या कर रहे हैं, 12.6% जो इंडिया की नेशनल इनकम है वो किसकी वजह से आ रही है, 1% रिच क्लास पीपल्स की वजह से आ रही है। ये अगर आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करने जाए, नंबर्स में देखने जाए, तो ये बहुत बड़ा एक नंबर बन सकता है, बहुत ज्यादा पैसे हैं जो टॉप 1% रिच क्लास लोगों के पास है। फिर उसी डेटा को हमेशा इसके थ्रू समझाया गया है पैराग्राफ के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हैं ऐसे लोग जो वर्किंग, जिनके पास वर्किंग कैपेसिटी है और वो वर्क करें पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, लेकिन उनको वर्क नहीं मिल रहा, उनको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की आप डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कभी कभी पूछी जाती है 1 मार्क में। और अगर आपको इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी पूछा जाए तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा, तो आप इसमें 1-2 लाइन लिख के पर्टिकुलरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो करंट डेटा है, जैसे यहाँ पर 2013-14 का दिया गया है, उसको आप लिख कर कि ये पूरे पैराग्राफ में आप ये समझ सकते हैं पूरे पैराग्राफ का क्या है, एक निचोड़ है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो वर्क करने के लायक है, उनकी इच्छा भी है और पर्टिकुलर जो वेज रेट चल रहा है उस पर काम करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही, उनको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। फिर अगला पॉइंट में दिया गया है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ऐसे कौन कौन से कॉजेज है जिनकी वजह से पॉवर्टी हो रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है। तो पहला में दिया गया हिस्टोरिकल रीजंस। अब हिस्टोरिकल रीजंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ें। पहले हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए, उन लोगों ने क्या किया, हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा ही सफर किया। हमारी कंट्री की जो भी वेल्थ थी वो लोग लूट कर ले गए, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे बताया गया है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड इन इंडिया ड्यू टू मेनी रीजंस। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ब्रिटिश रूल के आने के बाद, जो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज्यादा सफर हुआ, बहुत सारे रीजन से उसके, जैसे कि आप समझ सकते हैं एक बार इंडिगो, जो ब्रिटिशर्स थे वो सबको एकदम सबके ऊपर, जो भी इंडियन फार्मर्स थे उनके ऊपर उनको प्रेशराइज कर रहे थे इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, on one hand Indian agriculture was based on monsoon, जो और दूसरी साइड हम क्या समझ सकते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मानसून पे बेस्ड है। हमारे यहाँ के साथ हमारे यहाँ सारे जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री में सारे मौसम प्रॉपरली होते हैं, जैसे मानसून के सीजन में प्रॉपरली बारिश होती है। ठीक है, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ जो हमारा सीजनल बैलेंस चल रहा है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता है, अगर मानसून का सीजन है तो मानसून के सीजन में प्रॉपरली रेन होती थी। ठीक है,
उसके बाद विंटर्स की जो प्रॉपर विंटर ठंडी होती थी, आप समझ सकते हैं। ब्रिटिशर डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग द मनी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। और कभी कभी जो मानसून डिसबैलेंस हो रहा था उसके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या करें, इन्वेस्ट करें और इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करें, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और भी आगे बढ़े। On other hand, due to the repeated drought, jamidari system, and tenancy system, the farmers' economic condition deteriorated, and they were under the pressure of and interest on loan given by the jamidars and moneylenders and big businessmen। फिर बताया गया दूसरे टाइम पे दूसरे साइड क्या, एक हम जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक बार ड्रॉट आया था। ड्रॉट का मतलब आप समझ सकते हैं, सूखा पड़ गया था। कोई जितने फार्मर थे, जितने फार्म थे, उसमें किसी में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाया था। और जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने लोन लेना चालू किया। किससे? जो लोकल जमींदार थे उनसे, जो लोकल मनी लेंडर्स थे उनसे, बिग बिजनेसमैन थे, क्योंकि पहले के टाइम पे एक पर्टिकुलर बैंक नहीं हुआ करते थे कि आप बैंक से लोन ले। तो ये जो जमींदार और मनी लेंडर्स थे और या बड़े बिजनेसमैन जो भी थे वो क्या करते थे, एक छोटे अमाउंट का लोन देते थे, उस पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। अगर जो भी फार्मर जिसने भी लोन लिया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर लोन नहीं भर पाता था, लोन नहीं चुका पाता था, तो उसकी जमीनें ये लोग ले लेते थे। उसके जब उसने जितनी फसल उगाई होती थी वो भी ये लोग क्या करते थे, ले लेते थे। तो धीरे जब सूखा पड़ा उसके बाद उन्होंने जो भी हमारे फार्मर्स थे उन्होंने जो जमींदार थे उनसे लोन लिया। लोन लेने के बाद जब फिर से खेती चालू की, जब फिर से प्रॉपरली हमारा सीजनल डिसबैलेंस हटा, प्रॉपरली फिर से बारिश होना चालू हुई, तो जब उन्होंने जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया तो उससे वो अपना लोन की जो किस्तें थी, जो लोन था विद इंटरेस्ट फुलफिल दे नहीं पाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स थे छोटे छोटे जिनके जो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स या कल्टीवेटर्स थे जिनकी जमीनें किसने हड़प ली, किसने ले ली, जमींदारों ने या बड़े बिजनेसमैन ने ली, जिसकी वजह से जो फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा सफर हुआ और पोवर्टी इंक्रीज हो गई। तो आप हिस्टोरिकल रीजन तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो ब्रिटिशर्स की वजह से हुई और कुछ एक बार सूखा पड़ गया था हमारे कंट्री में, उसकी वजह से हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी के कौन कौन से कॉजेज दिए गए हैं? ठीक है, पहला हिस्टोरिकल रीजन था। अगर आपको पूछा जाता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो आपको सारे जितने भी कॉजेज हैं, पहले तो हिस्टोरिकल रीजन समझाना है, फिर कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, फिर अर्बन पॉवर्टी या इकोनॉमिक फैक्टर जो भी दिया गया है हमें चैप्टर में, वो सारे समझाने हैं। आपको शॉर्ट में समझाना है, ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिखना किसी पर्टिकुलर के ऊपर। जैसे अगर 5 मार्क में पूछा जाता है तो आपको सभी पॉइंट्स 2-2 या 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करके सेटल कर देना है, मतलब ये इनफ होगा आपके लिए। तो ऐसे करके आपका जो आंसर है वो 1 to 1.5 पेजेस का बन जाएगा, जो 5 मार्क के लिए इनफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी उसी चीज के बारे में बताया गया है, जैसे ट्रेड पॉलिसीज थी, टैक्स पॉलिसीज थी। ठीक है, हम पहले एक बार हिस्टोरिकल रीजन को जो भी पॉइंट्स बचे उसको कवर कर लेते हैं, फिर कॉजेज ऑफ रूरल डिवीजन। तो वही बताया गया हमें, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो ट्रेड पॉलिसीज बनाई थी उसके लिए भी जो हमारे कंट्री में लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, आप जिनको कह सकते हैं उस टाइम के जो मिडिल क्लास लोग थे, जो इजीली अपना सरवाइव कर रहे थे अपनी खेती के ऊपर, अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, या जो भी पर्टिकुलर उस टाइम पे काम होता था उनका वो करके सरवाइव कर रहे थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो आए, उन्होंने नई नई ट्रेड पॉलिसीज बनाई, टैक्स पॉलिसीज बनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई, जो कि हमारे इंडिया को तो कम बेनिफिट कर रही थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको ज्यादा बेनिफिट कर रही थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए ये सब पॉलिसीज बनाई और हमारी कंट्री को और भी ज्यादा पॉवर्टी बढ़ती चली गई। ठीक है, अब चलते हैं कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी के ऊपर। पहला कॉज है नेचुरल कॉज। इंडिया हैज एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे आल्सो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स ऑन द विलेज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। नेचुरल कॉज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो जैसे कि हमें पता है हमारी इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे आल्सो द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस। और
पहले भी टाइम बिफोर द इंडिपेंडेंस और आज भी जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मतलब इंडिया का जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अभी भी कहाँ पे रहता है, विलेजेस में रहता है और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो नेचुरल कॉज में क्या हो सकता है, जैसे अगर मानसूनल डिसबैलेंस हो गया, प्रॉपरली रेन नहीं हुई, वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी, उसकी वजह से क्या होता है हमारी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, प्रॉपर रेन नहीं होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा और जिसकी वजह से क्या होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। ठीक है, फिर क्या दिया गया, रिपीटेड ड्रॉट, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून, फ्लड, डिजर्ट, ये सब इन सब चीजों के बारे में हमें बताया गया है। फिर अगला क्या दिया गया है, डेमोग्राफिक फैक्टर। अब डेमोग्राफिक फैक्टर कौन कौन से हमारे देखते हैं। After independence and during the planning of period in India due to economic development, rapid improvement in health services, and on the one hand, health rate declined fast, but at the same time, birth rate did not reduces. Demographic factor ये हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा कंट्री का जो भी हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो डेथ रेट है वो तो कम होता जा रहा था, लेकिन जो बर्थ रेट है वो बढ़ता जा रहा था, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, और वो भी क्या है, एक मेजर कॉज है पॉवर्टी का। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बताएगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं हमारे, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पर लेवल, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, ये भी पॉवर्टी का एक कॉज है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पुअर, और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम क्यों हो रहा है, पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर्ली हमारे खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, जो हमारी फार्मिंग टेक्नोलॉजीज है वो आज भी इनसफिशिएंट है। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो आज भी इस बुलक कार्ट की हेल्प से क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फार्मिंग के लिए भी हमें एजुकेशन नॉलेज की जरूरत पड़ती है कि कौन सी क्रॉप हमें कब उगानी चाहिए, उस क्रॉप को क्या क्या प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छे ग्रो होंगे। तो उन सारी चीजों के लिए भी हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो किसान है उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कम होता चला जाता है और जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, जो हमारी कंट्री में गरीब लोग हैं उनके पास बहुत कम लैंड और प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो कम खेती कर पाते हैं। लेकिन और जैसे कि हमारी कंट्री में जमींदार से लैंड ओनरशिप वाज विद द हैंडफुल ऑफ जमींदार, दिस क्लास वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लैंड कल्टीवेशन and had no interest to invest in agriculture sector. On the other hand, the tenants who were working on the other land were not the owners, so they also had no interest in investment. फिर बताया जा रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, जो हुआ था जैसे हमारी कंट्री में जमींदारी सिस्टम पहले चलता था, तो जो जमींदार हैं उनके पास बहुत सारे फार्म होते थे, अभी भी बहुत सारे ऐसे जमींदार लोग हैं जिनके पास बहुत सारे फार्म, तो जो जमींदार लोग थे वो इंटरेस्ट नहीं, जो फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, उनकी जगह पे वो क्या करते हैं, टेनेंट्स रखते थे, जिनको जमीन देते थे, गरीब किसान है उनको जमीन दे देते थे और कहते थे तुम हमारी जगह पे क्या करो, तुम खेती करो और जो भी होगा हम क्या नाम हम ऐसे जो भी मतलब प्रोडक्शन होगा उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा, ऐसे करके जिसको अधिया सिस्टम भी कहा जा सकता है। आधे पे जमीन दे देते, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा आधा हमारा आधा तुम्हारा, ऐसे करके दे। तो जमींदारों को इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो लोग भी क्या करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। और जो टेनेंट्स होते थे वो तो जस्ट अपने टेनेंट्स के जो माइंड था उसमें ये सोच होती थी कि हमारी जमीन तो है नहीं तो हम इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करें, अगर प्रॉपर फसल नहीं हुई तो फिर तो हमारी जो कंडीशन है वो और भी खराब हो जाएगी, इसलिए हम लोग भी प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हमारी तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसका कम होते चली गई। चलिए अगला पॉइंट में क्या दिया गया है देखते हैं, मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। आफ्टर हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसके बाद उसमें बताया गया है स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज वाज गिवन द इंपॉर्टेंस। तो हमारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसको हम दूसरी पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हैवी इंडस्ट्रीज को दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे तो ये जो मिनिमल डेवलपमेंट, हाँ, जो हमारे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थे उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी बहुत सारी पॉवर्टी हुई। Moreover, the agriculture and allied activities like animal husbandry, dairy farming, fisheries, etc. were growing slowly, and जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एनिमल हस्बेंड्री थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी, allied एक्टिविटीज थी या डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज, फिशरी एक्टिविटीज थी, वो बहुत स्लोली ग्रो हुई, और जिसकी वजह से क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती थी और पोवर्टी रिमेन हाई। ठीक है, तो अगर हमें पॉवर्टी कम करनी है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, और धीरे धीरे हमारी कंट्री का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, महंगाई भी बढ़ती गई, तो प्राइस पर्टिकुलर जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उनके भी प्राइस राइज होते गए, जिसकी वजह से पॉवर्टी क्या हुई, बढ़ती चली गई। प्राइस राइज के कॉजेस, कोई भी वॉर हुआ, वॉर की वजह से प्राइस राइज हुआ, ड्रॉट की वजह से प्राइस राइज हुआ, लो नेशनल प्रोडक्शन की वजह से प्राइस राइज हुए, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड की वजह से भी प्राइस राइज हुए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया इसलिए भी प्राइस राइज हुए, मतलब कुछ रीजन दिए गए जिसकी वजह से प्राइस राइजेस हुए। ठीक है, तो जो हमारे कंट्री के जो पुअर लोग थे उनकी पर्चेसिंग पावर क्या हो गई, डिक्रीज होती गई, और जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया, और वो और भी पॉवर्टी के अंदर चले गए, उनकी पॉवर्टी बढ़ती चली गई। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत मेजर कॉज है किसका, पॉवर्टी का। हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा सकता है, तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। हमारी कंट्री की जो मेजर पॉपुलेशन है रूरल एरिया में रहती है, और वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर किसके ऊपर मेनली डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसमें एक सीजन में एक ही क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है, सो उसकी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर फार्मर है जो उनकी फैमिली मिलकर फार्मिंग कर रही है, लेकिन उस समय के जब तक मानसून सीजन होता है तब क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कब क्रॉप प्रॉपर्ली ग्रो होगी और फिर से उसको कल्टीवेट किया जा सके, तब तक वो लोग क्या रहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो रही है, जॉइंट फैमिलीज में के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, एग्रीकल्चर जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की देखी जा सकती है। तो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर कहीं पे डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट आप सिंपल से समझ सकते हैं, पहले आप एक बार डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट को आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जैसे कोई पर्टिकुलर फार्म है, वहां पे 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन 2 लोगों की जगह पे वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये बाकी के 2 लोग क्या है, वो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, वो बाकी के 2 लोग क्या है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है, और उसके कुछ रीजन दिए गए हैं। अलाइड इंडस्ट्री आर रिस्पांसिबल फॉर हाई इलिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या हो गया, पॉवर्टी क्रॉस हो रही है और पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अब लोग सोशल रीजंस क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के, सोशल कॉजेस क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, वो क्या, उनको प्रॉपर्ली एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं हो पा रहे, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है। प्रिवेंट देम फ्रॉम द गेनिंग फ्रॉम यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारी कंट्री में जो भी पुअर लोग हैं उनके पास प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। अगर लोगों के पास, सभी लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज है होती, सभी लोग एजुकेटेड होते, क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, नई नई रिसर्च पे ध्यान देते, नए नए टेक्निक्स का यूज करके खेती करते। ठीक है, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स का यूज करके खेती करना, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं हाइब्रिड सीड्स
से अगर खेती करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, उनकी खेतों की जो प्रोडक्टिविटी है कुछ समय बाद कम हो सकती है, ऐसा होता है। लेकिन हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, ठीक है, केमिकल्स का बहुत कम यूज करना चाहिए। हमें जो है वो बेसिक मैन्योर का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह तो आप समझ सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज की वजह से भी क्या हो रही है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती जा रही है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी कम होती जा रही है। वेजेस लेवल, अगर किसी के पास पर्टिकुलर स्किल ही नहीं है काम करने की, तो वेज जो वेज लेवल है, जो मजदूरी उनको मिल रही है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो रही है। फिर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है। जेंडर इनइक्वालिटी को हम समझ सकते हैं, जो हमारी कंट्री में ज्यादातर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ठीक है, जो फीमेल्स है उन पे ध्यान नहीं दिया। सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट द हेल्थ ऑफ द फीमेल्स, एज अ रिजल्ट वुमेन फेस हायर लेवल ऑफ नरिशमेंट, लो वेट एंड वीकनेस, जिसकी वजह से क्या हो रही, अगर मेल एंड फीमेल प्रॉपर्ली क्या होंगे, प्रॉपर्ली ग्रो होंगे, प्रॉपर्ली साथ मिलकर वर्क करेंगे, तो क्या होगा, हमारी कंट्री में पॉवर्टी कम की जा सकती है। अमंग्स द लो हेल्थ लेवल एंड लेस अपॉर्चुनिटी, जो वुमेन्स है उनको क्या किया जाता है, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें मतलब इक्वली बेनिफिट देना चाहिए मेल्स एंड फीमेल्स को, जिससे क्या, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी कंट्री की पॉवर्टी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉज है, जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। फिर अदर रीजंस दिए गए हैं, अदर रीजन कौन कौन से हैं, वॉर, जैसे अगर कभी हमारी कंट्री में वॉर डिक्लेयर हो जाता है, तो जिसकी वजह से भी क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया फॉट 2 वॉर्स with the neighboring countries पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिपेंडेंस के बाद चाइना और पाकिस्तान से इंडिया ने दो वॉर लड़े, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, हमारी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ी है। तो जो हमारी रिसोर्सेज थे, द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड रिक्वायर्ड द एमिनेशन। जो हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज थे उनको हमने, और जो भी स्पेंड थे, जो भी खर्चे थे, हमारी कंट्री में जो भी इनकम हो रही थी, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको एक्सपोर्ट करके हमने क्या किया था उस टाइम पे, जो आर्म्स मतलब हथियारों वो इंपोर्ट किया था, क्योंकि पहले के टाइम पे जो भी एमिनेशन था वो हमारी कंट्री में नहीं बना करते थे, ठीक है। दिस रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो उस टाइम पे किस पे ध्यान दिया गया, जो आर्म्स बनाने पे ध्यान दिया गया था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो बेसिक गुड्स थे उनके प्रोडक्शन पर कम ध्यान दिया गया था, जिसकी वजह से भी क्या स्कैर्सिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। पीपल स्टोर फूड ग्रेन्स, क्लॉथ, फ्यूल्स, एज द रिजल्ट प्राइसेस आर इंक्रीज रैपिडली। और लोगों ने क्या किया, वॉर डिक्लेयर होकर जो जिनके पास फूड ग्रेन्स है सब स्टोर करने लगे, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी क्रिएट हुई और डिमांड बढ़ती गई और सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से भी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े। और जो गरीब लोग थे अब वो क्या, जो गरीब लोग थे अब वो प्राइसेस ज्यादा हो गए थे, तो उनकी इनकम कम थी, तो वो फिर से क्या हो गया, उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हुई थी, पॉवर्टी इंक्रीज हुई थी। या कहीं भी अगर वॉर हो जाता है किसी भी कंट्री में, तो वहां की पॉवर्टी लेवल जो होता है, वहां का पॉवर्टी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। वॉर की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा लो हो जाता है, और प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइसेस देखी जा सकती है। फिर अगला दिया गया डिफेंस एक्सपेंडिचर। अगर किसी हमारी कंट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, पॉवर्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। आप देख सकते हैं सेवरल वॉर्स आर मेड इशू ऑफ द स्कैर्सिटी रॉ मटेरियल। जैसे हमने वॉर में पढ़ा, वैसे सेम इसमें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाता है तो हमारी कंट्री जो है मेनली किस पे ध्यान देती है, डिफेंस सिस्टम पे, हमारे डिफेंस सिस्टम जो है उस पे ध्यान दिया जाता है। और हम जो भी एक्सपेंसेस है, ज्यादातर एक्सपेंसेस हमारी कंट्री को और सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए किए जाते हैं, जैसे मॉडर्न मिसाइल्स परचेस करने के लिए, फाइटर प्लेन्स परचेस करने के लिए, सबमरीन्स को डेवलप करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए उसको, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस राइज होता है और पॉवर्टी लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर डिफेक्टिव पॉलिसी, हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जो डिफेक्टिव पॉलिसीज का, अगर कोई भी
कंट्री में जो पॉलिसी चल रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनमें कोई डिफेक्ट पाया जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट तो हो रहा होता है लेकिन जो पॉवर्टी लेवल है वो और भी बढ़ता जाता है। जैसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान में एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सेकंड इंडियन के सेकंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर और जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उन पे ना ध्यान देके हैवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया था, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो तो बढ़ी थी लेकिन जो पॉवर्टी थी वो भी साथ साथ बढ़ती चली गई थी। जो गरीब लोग थे और भी गरीब होते चले गए थे और जो अमीर लोग थे और भी अमीर होते चले गए थे। यहाँ पे वही पॉइंट आपको बताया गया है। फिर मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी के बारे में बताया, कौन कौन से ऐसे मेजर्स, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ज्यादातर लोग किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, और पहले सबसे पहले पॉवर्टी लेवल को लो करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो और एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारी कंट्री की जो बेसिक नेसेसिटीज है फूड ग्रेन्स की वो प्रॉपरली फुलफिल हो पाए और जो फूड ग्रेन्स का प्राइस है वो कम हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से जो दिस विल बी मोर एडवांटेजेस टू द पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देते हैं जिसकी वजह तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी कंट्री में पुअर लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपरली फूड ग्रेन मिल पाएगी, जो पुअर फार्मर्स है वो प्रॉपर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस की जा सकती है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी कंट्री में जो एक आप मिडिल क्लास सोसाइटी कह सकते हैं या लोअर क्लास सोसाइटी कह सकते हैं, उनका भी धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट को हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंकरेज करना चाहिए, प्रॉपरली लोन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो। आप ये समझ सकते हैं जो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी लेवल रिड्यूस होता चला जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है डेवलपमेंट अनऑर्गेनाइज। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं आप समझ सकते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, मैसन्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर लेबर्स, वेंडर्स, इन सब का भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। इनकी जो कंडीशंस है उनको इंक्रीज करना चाहिए। और नेशनल कमीशन ने रिकमेंड किया को डिसाइड करना चाहिए, वर्किंग आवर्स को डिसाइड करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, किसको, जो लेबर्स है उनकी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स करने चाहिए, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी कंट्री में प्रोडक्टिव पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमें दिया गया यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी का यूज करके कैसे हम प्रोडक्ट हमारी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। अब जैसे कि हमें बताया गया प्रॉपरली टैक्स पॉलिसीज का यूज करना चाहिए, जैसे कि जो फार्मर्स हम उनसे कम टैक्स कलेक्शन करना चाहिए, उन्हें टैक्स से एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। जो रिच पीपल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनसे टैक्स प्रॉपर टैक्स लेना चाहिए। ऐसे करके हम जो प्रॉपर टैक्स पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि which can afford that the tax and less tax is imposed on the poor class and given the tax concession। तो जो poor class peoples है या जो लोअर क्लास पीपल्स है उन्हें टैक्स कंसेशन देना चाहिए, उन पे लेस टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो लो क्लास पीपल है उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, इम्प्रूव होगी और पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। फिर अगला पॉइंट दिया गया राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। वेयर द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन द एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट लो
लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझ सकते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग, जो हमारे कंट्री के लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी स्किल्स को डेवलपमेंट, उनकी स्किल को डेवलपमेंट करना, उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना। ये सारे लोग जितने भी लोग हैं वो क्या हो, प्रॉपर्ली एजुकेटेड हो, ठीक है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो सकती है। अगर सभी लोग स्किल्ड, जितने भी वर्कर है स्किल्ड वर्कर होंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करें, किसी न किसी तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी स्किल का यूज करके। फिर एज अ रिजल्ट पॉवर्टी इज लेस, इसकी वजह से पॉवर्टी हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गुड्स एंड सर्विस एट अ रीजनेबल रेट। जो पुअर पीपल्स है उन्हें जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसको एक रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। टू प्रोवाइड a nutritive food and food security, poor people should be made available reasonable rates which also directly reduce poverty। ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री में जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पुअर लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, फ्री राशन या बहुत ही कम प्राइस पे उनको राशन दिया जाता है। ठीक है, अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया गया इसको हम पीडीएस कहते हैं। इसी को राशन फैसिलिटी कहा के ये राशन फैसिलिटी के रिलेटेड ही है। जो गरीब लोगों को राशन मिलता है, रेशन जो हम, आपने सुना होगा रेशन कार्ड बनता है लोगों को, जो रेशन कार्ड बनता है वो उसी सिस्टम को आप पीडीएस सिस्टम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो लोग कहा जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस पे क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जिसको पुअर पीपल्स को, रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों। आपने सुना होगा कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन कर दिया है। अगर कोई भी गरीब इंसान है, पुअर पीपल है, तो वो पूरी कंट्री में कहीं भी रहे उसको सेम राशन कार्ड पे उसको राशन मिलता रहेगा, इसके थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट दिया गया है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये टॉपिक दिया गया है क्या, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए हैं जिसकी हेल्प से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम दिया गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 6 5 ईयर, जब 6 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को बहुत ध्यान में रखा गया था। उस समय क्या, IRDP ऑन 2 अक्टूबर 1980। ठीक है, ऑल दीज प्रोग्राम्स वर मर्ज इन IRDP। कौन कौन से प्रोग्राम जो नीचे दिए गए प्रोग्राम है उनको IRDP में मर्ज कर दिया गया। इसमें कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1980 को। जो भी इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे उनको एक साथ मर्ज करके एक ही प्रोग्राम का नाम क्या दिया गया था, IRDP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कौन कौन से प्रोग्राम थे जो पॉवर्टी को कम करने के लिए चलाए गए थे। कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम थे जिन्हें मर्ज किया गया था IRDP में, ये लिस्ट दी गई है। आप इसमें ये जो फुल फॉर्म्स दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। जैसे ट्राइसन दिया गया, आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ट्राइसन क्या, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर DWCRA दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड रूरल एरियाज, MWS। उसके बाद सिट्रा, गंगा वेलफेयर स्कीम, ये सब प्रोग्राम थे जिनको एक प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया, जिसमें IRDP में मर्ज कर दिया गया था। On 1st April 1999, IRDP and other programs integrated with the word, it were merged the name as the Suwर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये जो IRDP थे, आप देख सकते हैं ऊपर में पहले IRDP के बारे में डिटेल दी गई थी। आप यहाँ देखिए, पहले तो जो भी प्रोग्राम थे उनको किसमें मर्ज किया गया था, IRDP में मर्ज किया गया था। कब मर्ज किया गया था, 2 अक्टूबर 1980। अगर IRDP में कब मर्ज किया गया था ये पूछा जाता है तो आपको लिखना है 2 अक्टूबर 1980। लेकिन अगर पूछा जाता है जो IRDP इंक्लूडिंग IRDP जो भी प्रोग्राम थे उनका नाम, उनको मर्ज करके उनका क्या नाम रखा गया था, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। ठीक है, अब ये कब मर्ज किए गए थे सारे, 1 अप्रैल 1999। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, कभी कभी MCQ में पूछा जाता है। फिर वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई थी। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में क्या था, दीज प्रोग्राम्स आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन द वेज employment scheme, the focus was on
those poor who do not have any other source of income than physical labor। जो wage employment scheme थी इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था ऐसे लेबरर्स जिनके पास और दूसरा करने के लिए और कोई दूसरा काम नहीं है एक्सेप्ट द फिजिकल लेबर। ठीक है, फिजिकल वर्क करने के अलावा और दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके ऊपर फोकस किया गया था, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई थी। वेज एम्प्लॉय और कुछ स्कीम चलाई गई। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंक्लूडेड द जवाहर रोजगार योजना JRY, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम EAS, जिसके हेल्प से उनको प्रॉपर्ली वेजेस दी जाती थी, प्रॉपर्ली उनको टाइम टू टाइम वर्क दिया जाता था। फिर अगला पॉइंट हमें दिया गया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या थी उसके बारे में पढ़ते हैं। In the decades of 90s, employment generation organized in sector was stagnant, and in public sector negative growth was noticed. On the other hand, the unemployment rate was rising fast. On this situation, the Prime Minister रोजगार योजना was started. अब अर्ली 90s जो 90s का डिकेड था उसमें धीरे धीरे ये देखा जा रहा था जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती चली जा रही थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चलाई गई थी, जिसके हेल्प से जो हमारे कंट्री के पुअर पीपल्स जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जा सके और पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया हमें क्या, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा है, बाद में उसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है और ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप टिक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट IMP। ठीक है, इस जो नरेगा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो ऐसे लोग जो पुअर हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको 1 ईयर में एटलीस्ट 100 डेज की 100 डेज उनको 1 ईयर में 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी और प्रॉपर्ली वेजेस प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, और इसका नाम जो पहले नरेगा था क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उसको बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट गारंटी एक्ट रख दिया गया। तो आप ये सिंपल से समझ सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव से इसको चलाया गया था। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव से इस एक्ट को लाया गया था 2005 में, और इसमें गारंटी के साथ हर जो भी रूरल एरियाज में पुअर लोग रह रहे थे या लोअर मिडिल क्लास के लोग थे उनको 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही थी। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा हाउसिंग स्कीम। हाउसिंग स्कीम उसमें बहुत सारे दो तीन या ज्यादा और उससे भी ज्यादा हाउसिंग स्कीम्स के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, हाउसिंग स्कीम्स में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ऐसे लोग जो गरीब हैं जिसे डेली लिविंग के लिए हाउसेस नहीं थे उनको फ्री में हाउसेस प्रोवाइड किया जा रहा था हाउसिंग स्कीम से। जैसे कि कौन सी हाउसिंग स्कीम है, इंदिरा आवास योजना के तहत पहले जो गरीब लोग थे उनको 1985 से 1986 के बीच में जो हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, फिर 2013-14 में राजीव गांधी आवास योजना के नाम से उनको क्या किया गया था, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। फिर करंटली प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है जिसमें 2015 में अर्बन और रूरल एरियाज में रहने वाले पुअर पीपल्स को हाउसिंग फैसिलिटी दी गई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट हाउसिंग फैसिलिटी दी गई थी, जिसकी वजह से पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके और इसकी वजह से साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी थी। ठीक है, अब ये तीन हाउसिंग स्कीम्स के बारे में पूछा जाए तो आप इन तीन स्कीम्स का नाम याद कर लीजिएगा जो कि आप हाउसिंग स्कीम में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको सिंपल से समझ सकते हैं कि जो भी लोग जो वर्कर्स है उनको क्या किया जाता है, पेंशन स्कीम जैसे है। ठीक है, फ्री इंश्योरेंस तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत लोअर कॉस्ट पे पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जा रही थी। जैसे उसमें बताया गया फ्रॉम 9th में 2008 में अटल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना जिसको कहा जाता है वो स्टार्ट हुई थी। और ये पेंशन 60 जो भी लोग 60 ईयर से अबव है उनको दी जा रही थी। अंडर द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम द पीपल एज 18 to 17 ईयर्स के बीच में जो भी पीपल है उनको फ्री उनको 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा था, जो कि मिनिमम प्रीमियम कितना था, 12 रुपए की प्रीमियम पे 2 लाख का
एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा था। जीवन ज्योति स्कीम में क्या था, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है, जिसका ईयरली प्रीमियम क्या था, बस सिर्फ 330 रुपीज था। आप ये समझ सकते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी उसमें सबसे मेन स्कीम क्या थी, अटल पेंशन योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। और फिर जीवन ज्योति स्कीम, जिसमें इस स्कीम में भी लोगों को 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता था एट द मिनिमम प्रीमियम, ठीक है। आगे चलते हैं हम जनधन योजना। जनधन योजना के तहत क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान, पॉवर्टी रोग ऑफ पॉवर्टी को कम करने के लिए एक एम्बिशन बनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बैंक, जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे उनको फ्री में जीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। ऑन the scheme began on 28th August 2014 and they were first day of this scheme 1.5 crore accounts were opened। और जब ये फ्री अकाउंट ओपनिंग स्कीम चलाई गई थी, जब चलाई गई थी 28 अगस्त 2014। आप ये डेट अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी कभी पूछे जाती है हमसे एमसीक्यू में, ठीक है। तो पहले ही दिन 1.5 करोड़, हमारी कंट्री में 1.5 करोड़ पॉपुलेशन ने फ्री अकाउंट, जो भी गरीब लोग थे, जो भी लोग थे, उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों ने क्या किया था, फ्री अकाउंट ओपन करवाया था इस स्कीम में। टिल 8 जनवरी द नंबर वाज 12.58 करोड़, और 8 जनवरी तक लगभग 12.5 करोड़ लोगों ने क्या करवाया था, अकाउंट ओपन करवाया था। फिर फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ जनधन योजना। जनधन योजना का इंपॉर्टेंस क्या था, क्या क्या फीचर्स थे। दिस योजना वाज स्टार्टेड एंड मेन पर्पस was that the subsidy given to the poor families by the government should directly go their bank account, ठीक है। और इस जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सब्सिडी हम गरीब लोगों को दे रहे हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाए। पहले क्या होता था, अगर जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी उसमें जो भी बीच के लोग होते थे वो जनरली क्या करते थे, पैसों को आप ये समझ सकते ब्यूरोक्रेसी कर लेते थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो लोग क्या करते थे, घूस खा लेते थे उन पैसों का, आप सिंपल सा हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जनधन योजना शुरू की, और उसके उन्होंने एक मोटिव रखा कि जो भी अगर हम सब्सिडी पुअर पीपल्स को दे रहे हैं वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में जाएंगे और डायरेक्टली वो लोग विड्रॉ कर पाएंगे। द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम इज दैट बैंक अकाउंट इज ओपन विद अ जीरो बैलेंस एंड आफ्टर 5 मंथ द ओपनिंग अकाउंट ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000 अवेलेबल, ठीक है। और जो जनधन योजना थी इसको हम जीरो बैलेंस अकाउंट के तौर पे भी समझ सकते हैं। इसको जीरो बैलेंस को ओपन किया जा सकता था, और अकाउंट ओपनिंग के 5 मंथ्स के बाद हम क्या कर सकते हैं, 5000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकते थे, ठीक है। मतलब अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी हम 5000 रुपीज विड्रॉ कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम दोज हु ओपन द अकाउंट बिफोर 26 जनवरी 2050 हैव आल्सो बेनिफिटेड द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और 26 जनवरी 2015 से पहले जिन लोगों ने जनधन योजना में अकाउंट ओपन करवाया था उन्हें फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इज प्रोमिनेंटली अ स्कीम फॉर ऑल overall financial inclusion. On other hand, the hits directly poverty and providing the micro finance and banking facility। और प्राइम मिनिस्टर जो जनधन योजना थी उसका मेन एम यही था कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं उनको प्रॉपर्ली क्या किया जाए, बैंकिंग फैसिलिटी और माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अब चलिए इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम एक बार उससे गो थ्रू हो जाते हैं, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि 3 मार्कर और 5 मार्कर, ठीक है। अब 3 मार्कर में कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के बोर्ड पेपर्स हैं उनमें कई बार पूछा गया, उस बेस पे दे रहा हूँ आपको। तो आप वो क्वेश्चन एक बार मतलब एक मोस्ट आईएमपी समझ के लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 5 मार्क में देख लेते हैं, व्हाट इज पॉवर्टी, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स। नहीं, हाँ ये था, डिस्कस द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर ये 3 मार्कर में भी आ सकता है, आपको 5 मार्कर में भी आ सकता है। फिर 3 मार्कर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉवर्टी, ये पूछा गया है, और एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है। थैंक यू, इसी के साथ हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं।